माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग इस समय केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हम लोग पहला नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी रसायन विज्ञान का जो सबसे पहला नंबर चैप्टर है, जिसे हम आमतौर पर बेसिक चैप्टर भी कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह इतना जबरदस्त चैप्टर है ना, यह इतना बेसिक चैप्टर है कि अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए तो केमिस्ट्री आपको ना एकदम आसान लगने लगेगा। तो इसलिए हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चैप्टर को एकदम बारीकी से समझ समझ करके पढ़ रहे होंगे। और आपको यह भी पता है कि हम जो पहला 2 क्लास लिए थे वह हमारा बेसिक क्लास था, और इतना एक्सप्लेन यानी कह सकते हैं ना कि इतना विस्तार तरीके से हम आपको बेसिक कवर करा दिए है ना कि अब केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत होने वाला है नहीं। और अभी तो पूरा जो यह चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, लगभग 1 या 2 क्लास और लगेगा, 1 क्लास और इस क्लास के बाद ना लगभग 1 क्लास और लगेगा, आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा और तब जाकर के केमिस्ट्री का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग पिछला क्लास किए होंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट कर लिए थे, उसके आगे आज कंप्लीट करना है। लेकिन उसके पहले जो भी बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। फटाफट से आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर करिए। जितना जल्द से जल्द हो सके बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी से ना क्लास को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज हम कंप्लीट कराने वाले हैं आपका यह चैप्टर। तो जितने सारे भी बच्चे अभी हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, फटाफट से ना आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। हम लोग पहला नंबर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पहला नंबर चैप्टर का यह हमारा 6ठा क्लास होगा। इसके पहले हम ऑलरेडी 5 क्लास आपका कंप्लीट करवा चुके हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम 5 क्लास पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए भाई क्लास करने के लिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्लास आज का होने वाला है। कम से कम 1000 से ज्यादा बच्चे तो जुड़ने ही चाहिए, तब जाकर के आपका यह क्लास शुरू होगा। और कम से कम 1000 से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को ना लाइक करिए अभी के अभी, ठीक है ना। अभी लाइव सेशन में ही ना जल्दी से आप लोग 1000 लाइक और 1000 शेयर करिए, तब जाकर के हम इस क्लास को शुरू करेंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमारा टॉपर बैच 2024 बहुत जोर शोर से बच्चे परचेज कर रहे हैं। टॉपर बैच 2024 में बच्चे बहुत अधिक की संख्या में जुड़ रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, चूंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में ना लगभग 15 लाख से ज्यादा बच्चे मैट्रिक का परीक्षा देते हैं। 15 लाख से ज्यादा बच्चे प्रत्येक वर्ष मैट्रिक का परीक्षा देते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर 15 लाख में से कम 2 लाख भी बच्चे अगर टारगेट बोर्ड से पढ़ लेना, तो हम ये गारंटी देते हैं कि उसी 2 लाख में से टॉपर आएगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं ना कि उसी 2 लाख में से टॉपर आएगा। लेकिन समझिए, बिहार टॉपर बनना इतना आसान नहीं है, बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है। 15 लाख में से एक बच्चा, कुछ अंदाजा है, 15 लाख में से एक बच्चा वही चुना करके जाएगा और वही सबसे टॉप करेगा। समझ गए ना, जैसे इस बार रुमान अशरफ किया था। कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत जी जान से एकदम दिन रात एक कर दिया था मेहनत करने के पीछे। समझ गए ना, हम मतलब 3-4 दिन तक तो लगातार सोते नहीं थे, इतना ज्यादा मेहनत करते थे। और आप लोगों के लिए हम उससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि पिछले बार जितने हमारे टॉपर आए उससे ज्यादा टॉपर, कहीं उससे दुगना टॉपर इस बार जरूर आने चाहिए। इस बार टॉप 10 में सिर्फ 4-5 बच्चा था अपना, लेकिन अगली बार का टारगेट है कि टॉप 10 में कम से कम 8-9 बच्चा तो होना ही चाहिए टॉप 10 में। क्योंकि आपको पता है ना कि टॉप 10 में 10 ही बच्चे नहीं होते हैं, 10 से ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो इस बार उतना तो आना ही चाहिए, ये फुल गारंटी है। और ये संभव कैसे हो पाएगा? इस टॉपर बैच की मदद से। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो बच्चे इस बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं, बिल्कुल आप लोगों को साल भर की पढ़ाई के लिए, पूरे 1 साल की पढ़ाई के लिए, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बच्चों, नोट्स के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, यानी कि वो तमाम तरह की सुविधाएं, सब कुछ आपको हम देंगे। और उसके लिए बस आपसे हमें चार्ज कितना चाहिए? 999 रुपया। ये हमें नहीं चाहिए बच्चों, ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
समझ गए ना। हम इसलिए लेते हैं ताकि आपको सुविधा दे सकें, हम इसलिए लेते हैं ताकि आपको बेहतर क्वालिटी दे सकें, हम इसलिए लेते हैं ताकि नोट्स हम समय पर टाइप करा के आपको दे सकें, हम इसलिए लेते हैं कि जिन सब्जेक्ट को मतलब जो सब्जेक्ट हमारे अलावा और बाकी दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी आपको बेहतर क्वालिटी दे सके, इसलिए यह चार्ज है। समझ गए ना। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग इस बैच में ज्यादा से ज्यादा जरूर ज्वाइन होंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर। पिछले क्लास में कहां तक पढ़ाए थे, जल्दी जल्दी से एक बार कंप्लीट करके बताइए। पिछले क्लास में बच्चों हम लोग कहां तक पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग कहां तक पढ़े थे, एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए। कमेंट करिए सारे बच्चे, सारे बच्चे जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। और अभी भी लगभग 40-50% बच्चे हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं। जल्दी जल्दी से ना आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, जम करके शेयर करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना। आपके पास तो व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे लोग टारगेट बोर्ड के नाम से ना ढेर सारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है, ढेर सारा व्हाट्सएप ग्रुप बच्चे लोग बनाए हुए हैं। तो फिर क्या दिक्कत है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से लिंक को शेयर करिए और लिख दीजिए कि टारगेट बोर्ड का क्लास शुरू हो चुका है, भाई आप लोग जुड़ जाओ। जल्दी जल्दी से आप लोग जरा लिखना शुरू करिए, तो ठीक है, फटाफट से आप लोग लिखना शुरू करिए, जल्दी फास्ट। हाँ जी, जल्दी से आप लोग लिखना शुरू करिए कि टारगेट बोर्ड का क्लास चालू हो गया है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी से आप लोग लिखिए। और चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अभिकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, शब्द समीकरण, ये सब तो हम आपको बता ही दिए थे। हाँ, पिछले क्लास में ना हम आपको ये सब बता दिए थे, ये HW में दिए थे, हमें अच्छे तरीके से याद है। पिछले क्लास में हम बच्चों आपको बताए थे ये वाला टॉपिक, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। ये हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। इसके बाद हम आपको बताए थे कि इसमें 3 तरह की सूचनाएं प्राप्त होती है, जिसमें पहला होता है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्या बन रहा है, दूसरा अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए और उत्पाद में कितने परमाणु या अणु बने, और तीसरा आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना। यह होता है रासायनिक अभिक्रिया का बनाने का तरीका, और रासायनिक अभिक्रिया से हमें यह सब सूचनाएं प्राप्त होती है। चलिए, उसके बाद हम आपको बताए थे बच्चों अभिक्रिया के बारे में, जिसमें हम आपको संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया पिछले क्लास में कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है ना। पिछले क्लास में संयोजन और वियोजन कंप्लीट करा दिए थे। जरा आप लोग ये बता दीजिए कि संयोजन क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए। तो संयोजन अभिक्रिया बताइए जल्दी से, क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। हाँ जी, संयोजन अभिक्रिया बताइए क्या होता है। संयोजन और वियोजन तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले क्लास में ही कंप्लीट कर लिए थे। तो संयोजन बताइए क्या होता है और वियोजन बताइए क्या होता है। संयोजन और वियोजन, 2 से 1 बन जाए तो संयोजन, और 1 से 2 बन जाए तो वियोजन। पिछले क्लास में हम बताए थे 2 से 1 बन जाए, यानी कहने का मतलब A + B से AB बन जाए, 2 से 1 बन गया तो ये क्या कहलाएगा जी, ये कहलाएगा संयोजन, ये कहलाएगा संयोजन, ठीक है ना। और अगर AB से A + B बन जाए तो ये बच्चों कहलाएगा वियोजन। ये हम आपको पिछले क्लास में ही पूरा कंप्लीट करवा दिए थे। संयोजन और वियोजन में अब हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई डाउट आपको होना चाहिए, नहीं ना है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए तो कि हाँ सर, संयोजन और वियोजन में अब हमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं होगा, संयोजन और वियोजन में तो कोई डाउट ही नहीं होगा। अब बताएंगे उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी विस्थापन और द्विव विस्थापन, ये चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संयोजन वियोजन बता दिए थे। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि उष्मा शोषी क्या होता है। देखिए, नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है, उष्मा, उष्मा मतलब क्या होता है, गर्मी, हीट, जिसको अंग्रेजी में हीट बोलते हैं, समझ गए ना। और शोषी, शोषी मतलब क्या होता है, शोषण करना, शोषी मतलब शोषण करना, यानी कि जो उष्मा का अवशोषण कर रहा हो उसे कहते हैं उष्मा शोषी, समझ गए ना। वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, समझ में आया, वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो उसे कहते हैं उष्मा शोषी, समझ गए ना। अच्छा, अब इसका उल्टा होता है उष्मा क्षेपी। देखिए ध्यान से, उष्मा क्षेपी मतलब क्या होता है, उष्मा मतलब तो हीट, और क्षेपी मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, अवक्षेपण, यानी अवक्षेप के रूप में निकल गया बाहर, उसे कहते हैं उष्मा क्षेपी। तो देखिए जरा ध्यान से, उष्मा शोषी को हम लोग क्या लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, उष्मा का अवशोषण। जब अभिक्रिया होगा ना तो उष्मा का अवशोषण होगा, मतलब उष्मा को खींचेगा, उष्मा लेगा,
जब उष्मा लेगा तो उसे कहते हैं उष्मा शोषी, उष्मा शोषित करेगा तो उसे कहते हैं उष्मा शोषी। जैसे N2+O2, समझ गए ना, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे और मिला करके जब हम लोग इसको हिट देंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, NO बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया बच्चों क्या, उष्मा शोषी। बताइए कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, पढ़ा जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करिए तो आप लोग। फटाफट से आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है, कितने बच्चों का गलत आता है। ठीक है ना। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना है। तो उष्मा शोषी कहने का मतलब क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका परिभाषा क्या होगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका परिभाषा क्या होगा। ठीक है, तो उष्मा शोषी मतलब क्या हुआ, वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है तो उसे उष्मा शोषी कहते हैं। उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उष्मा शोषी कहेंगे। ठीक है, जैसे N2+O2 से बन गया, यहां पर लिखा हुआ एक उदाहरण दे तो एक उदाहरण दे देंगे। ठीक है ना, चलिए उष्मा क्षेपी क्या होता है, वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का अवक्षेपण, अवक्षेपण मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, अवक्षेपण मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, यानी कि जिसमें उष्मा बाहर निकल रहा हो उसे कहते हैं उष्मा क्षेपी। उष्मा अंदर आ रहा हो यानी कि उष्मा जुड़ रहा हो तो उसे उष्मा शोषी, और उष्मा बाहर निकल रहा हो तो उसे कहते हैं उष्मा क्षेपी। समझ में आया, तो यहां पर क्या हो रहा है, उष्मा क्षेप यानी कि उष्मा का अवक्षेप हो रहा है, यानी कि उष्मा का अवक्षेपण हो रहा है, यानी कि उष्मा बाहर निकल रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का अवक्षेपण होता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, श्वसन की क्रिया। जब हम लोग सांस लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में गप करिएगा ना बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। केमिस्ट्री है बबुआ, केमिस्ट्री में अगर जब तक कंसंट्रेट नहीं होगे ना, ये कहेगा कि हम तुम्हारे अंदर जाएंगे ही नहीं। केमिस्ट्री कहता है कि फुल भाव हमको दो, अगर किसी और को भाव देने में लगे हो ना तो इसका तो केमिस्ट्री का भाव बढ़ जाता है। समझ गए, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री के जगह किसी और को भाव दे रहे हो तो फिर केमिस्ट्री का भाव बढ़ जाएगा, और जिसको तुम भाव दे रहे हो ना उसकी नजर में तुम्हारा भाव घट जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर उस सब्जेक्ट को भाव नहीं दे रहे हो, अगर कहीं आओ अपना भाव बढ़ा रहे हो तो ध्यान रखना, तुम तो सोच रहे हो कि हम भाव दे रहे हैं, लेकिन जिसको भाव दे रहे हो ना उसकी नजर में तुम्हारा भाव गिर जाएगा, और केमिस्ट्री कहेगा कि हमारा भाव अब बढ़ गया, अब हम तुम्हारे बस की बात नहीं है। समझ गए ना, केमिस्ट्री कहेगा कि अब हम तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब तुमसे हम ऊपर निकल चुके हैं, अब तुम हमें नहीं पकड़ सकते हो, अगर पकड़ना है तो दुगना रफ्तार से बढ़ना होगा। समझ गए ना, यानी कि अगर आज नहीं सीखे तो फिर भविष्य में ना दुगना रफ्तार से तुमको बढ़ करके आगे सीखना होगा, हो सकता है कि दुगना में भी न पकड़ाए, इसलिए आज सीख लो, अभी सीख लो, इसी क्लास में सीख लो तो ज्यादा बेहतर है। समझ गए, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं बबुआ, समझना। समझ गए ना, इतना कोई नहीं समझाएगा, हम पढ़ाते भी हैं, मोटिवेट भी करते हैं, समझाते भी हैं, एक भाई का कर्तव्य भी निभाते हैं, अपने छोटे भाई के लिए क्या करना चाहिए ये भी हमें अच्छे तरीके से आता है। तो ये सब चीज आप लोगों को हम बार बार बताते हैं। सिर्फ पढ़ाई करवा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ किताब उठाए किताबी कीड़ा बना दिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, या फिर हो सकता है कुछ बच्चों को बुरा भी लगता होगा कि सर बीच में बातचीत कर लेते हैं, आप सिर्फ पढ़ाइए ना, बातचीत क्यों करते हैं। ये आदत हम में नहीं है, और नहीं ऐसा पढ़ाने का तरीका हम में है। समझ गए ना, हमारा काम है बच्चों सिर्फ किताबी कीड़ा बनाना नहीं, व्यवहारिक कीड़ा भी बनाना। अगर 5 आदमी के बीच में आप चले जाएं, 10 आदमी के बीच में आप चले जाएं, तो उस समय आप थोड़ा बोल सकें, खुल करके 5 लाइन 10 लाइन बोल सकें, कुछ अपने एक्सपीरियंस के दम पर। समझ गए ना, तो हम वो एक्सपीरियंस भी आपको देते हैं, कुछ लाइफ का, कुछ आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस देते हैं, ताकि कुछ एक्सपीरियंस के बदौलत भी कुछ कर सको। सब कुछ किताब से ही संभव नहीं होता, अगर सब कुछ किताब से ही संभव हो जाता फिर तुम यहां पर हमसे पढ़ने के लिए क्यों आता। किताब तो मार्केट में मिलता है, घर पर ले आकर के पढ़ लो, ठीक है ना। अगर सब कुछ किताब से हो जाता तो फिर तुमको यहां पर आने का कोई आवश्यकता ही नहीं था। अगर किताब से हो जाता फिर तुमको कोई स्कूल में, तुमको कोई टीचर के पास, तुमको कोई कॉलेज में जाने का आवश्यकता ही नहीं था, बस किताब लाओ और पढ़ लो। तो क्या किताब से सब कुछ हो जाता है, टीचर के पास लोग क्यों जाता है।
ताकि दुनियादारी समझें, चीजों को समझें, चीजों को बहुत आसान रूप में समझें, इसलिए लोग टीचर के पास जाते हैं ना। तो हम वही करते हैं, समझ गए ना, वो हम वही करते हैं। चलिए, श्वसन की अभिक्रिया के बारे में बता रहे थे बच्चों, ऊष्माक्षेपी के बारे में बता रहे थे कि ऊष्मा बाहर निकलता है तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। जरा ध्यान से समझिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो यहां पर जरा हाथ अपना करके देखिएगा, नाक के नीचे अपना हाथ करके देखिएगा। अरे नाक के नीचे जो नाक के नीचे जो दो सुराख है ना, इस सुराख के नीचे अपना हाथ रखिएगा और जरा सांस को छोड़िएगा। इस प्रकार से जब हवा छोड़िएगा ना, तो जो हवा नाक से बाहर निकलता है वो हवा देखिएगा गर्म लगेगा। अभी तो आपको आभास कम होगा गर्मी में, लेकिन ठंडा के दिन में आप लोग देखते होंगे कि सुबह सुबह जब उठते हैं ना और मुंह से जब हम लोग वाष्प बाहर निकालते हैं तो भाप निकलता है, देखते हैं, जलवाष्प बाहर निकलता है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो सिंपल सा आप ऐसा कर लेना कि ठंडा के दिन, अभी तो ठंडा है नहीं, एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं, लेकिन ठंडा के दिन में आप लोग क्या करें ना कि जब मुंह से फूकेंगे ना तो जलवाष्प बाहर निकलेगा, लगेगा कि गर्मी बाहर निकल रहा है। हीटिंग, जो वायु बाहर निकलता है ना वो हीट वायु होता है, गर्म वायु होता है, यानी गर्म वायु होता है, यानी कि उष्मा बाहर निकल रहा है। तो उष्मा बाहर निकल रहा है तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी कहेंगे। उष्मा बाहर निकल रहा है तो ऊष्माक्षेपी कहेंगे। उष्मा अंदर जाता तो उसको ऊष्माशोषी बोलते। लेकिन श्वसन में उष्मा बाहर निकल रहा है तो श्वसन की क्रिया जो है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी। आगे देखिए जरा ध्यान से, C+O2, C+O2 कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन दो है ना, तो दो को हम लोग डाई बोलते हैं, पढ़ा चुके हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से समझिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है ना बच्चों, उसके बाद उष्मा बाहर निकलता है। और एक बात ध्यान रखना, जब उष्मा बाहर निकलता है तो उसका जो तीर का निशान होता है ना, ऊपर की तरफ हम लोग ऐसे लगा देते हैं। जैसे उष्मा बाहर निकल रहा है ना, तो या तो H लिख करके ऊपर कर दीजिए, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं, हीट लिख करके आप ऊपर तीर का निशान दे दीजिए, या फिर हिंदी में उष्मा लिख करके ऊपर तीर का निशान दे दीजिए। ऊपर जब तीर का निशान दे रहे हैं यानी कि उष्मा बाहर निकला या फिर कोई गैस बाहर निकला, ये होता है। समझ गए? तो ये सब चीज आप लोग को समझना पड़ेगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? श्वसन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी। C+O2, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो भी ऊष्माक्षेपी। ये सब बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हमें लगता है ना कि यह जितना भी अभिक्रिया हम आपको बता रहे हैं उसमें ये वाला और द्विव विस्थापन, यानी कि विस्थापन और द्विव विस्थापन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th के नजर से, 10वीं क्लास की नजर से। समझ गए? तो यहां पर अब हम आपको बताने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया, जिसको एकल विस्थापन भी बोलते हैं हम लोग। समझ गए ना? विस्थापन को हम लोग एकल विस्थापन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है? ठीक है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। यहां पर तो लिखा गया है कि एक ही उदाहरण की सहायता से समझाइए। चूंकि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम ढेर सारा एग्जाम्पल ले लिए हैं, ताकि इतना सा भी कॉन्सेप्ट न बचे, इतना सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दें। इसलिए हम यहां पर क्या किए हैं, ढेर सारा एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। एकल विस्थापन क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। जैसे यहां पर आप लोग फॉर्मूला देख रहे हैं ना, A+BC से B+AC। होता क्या है, A+BC से क्या बन गया? B+AC। यहां पर आप लोग को क्या लग रहा है, चेंजिंग क्या लग रहा है, ये बात आप लोग देखिए। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि A के जगह पर B आ गया है और B के जगह पर A आ गया है। जरा ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा। बाकी C सबसे अंतिम में इधर भी था, इधर भी C सबसे अंतिम में है। यानी कि सिर्फ किसका अदला बदली हुआ है? A के जगह जो भी पदार्थ रहेगा, जो भी तत्व रहेगा, वो B के स्थान पर चला जाएगा और B वाला A के स्थान पर। क्यों ऐसा हुआ? विस्थापित कर दिया। समझ गए ना? क्यों ऐसा हुआ? विस्थापित कर दिया। यानी कि यहां पर जो तत्व था प्यारे बच्चों, वो ज्यादा विक्रियाशील था, इसलिए इसको अपने जगह पर से हटा दिया। समझ गए ना? जो ज्यादा पावरफुल होता है, ध्यान से समझिएगा, जो ज्यादा पावरफुल होता है वो क्या करता है? कमजोर का के हटा देता है अपन जगह पर से। जैसे हम लोग बचपन में जाते थे पढ़ने के लिए स्कूल में, तो चाहते थे ना कि जो हमारा मन पसंदीदा बेंच है उस बेंच पर बैठे। समझ गए? अभी भी आप लोग जब जाते होंगे ट्यूशन तो आप लोग का ना एक मन पसंदीदा बेंच होता होगा कि यहां पर बैठते हैं ना तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। सर जल्दी देखते भी नहीं है और थोड़ा इधर बतिया भी लेते हैं, काम भी अपना हो जाता है। समझ गए ना?
तो वैसे वैसे जगह का ना लोग, हर एक स्टूडेंट वैसे जगह का खोज करके रखते हैं, समझ गए। तो हम लोग जगह लूटने के लिए, ताकि हमारे जगह पर कोई और बच्चा ना बैठ जाए, कोई और लड़का ना बैठ जाए, तो अपना जगह लूटने के लिए ना हम बहुत पहले जाते थे स्कूल में, अपना जगह लूटने के लिए। लेकिन अगर कोई हमसे कमजोर रहता था तो हम तो उसको हटा दे, हटो यहां से, ये हमारा जगह है, हटो यहां से, हम उसको हटा देते थे। लेकिन अगर कोई हमसे ज्यादा ताकतवर है, हम उसको हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। और अगर हमसे कोई ज्यादा ताकतवर आ जाएगा तो वो हमको हटा देगा, हटो जी यहां से, तो हमको वहां से हटना पड़ेगा, क्योंकि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। समझ गए ना? तो वही बात यहां पर है, ए के स्थान पर जो तत्व है वो बी से ज्यादा ताकतवर है, तब ना ए वाला जाकर के इसके घर में घुस करके बी को हटा दिया। बताइए, बी को हटा दिया, और बी तो बी कहां आ गया? जब ए वाला बी को हटा करके ए है जो बी के स्थान पर चला गया। देखिए, ए पहले इधर था, बी इधर था, अब क्या हुआ? ए के जगह पर बी आ गया और बी के जगह पर ए आ गया, यानी कि अदला बदली कर लिया। ठीक है ना? क्या कर लिया? अदला बदली कर लिया। और इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए, एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस CuSO4 कर देते हैं। H2SO4 तो अम्ल हो जाएगा, CuSO4 कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? बताइए आप लोग, क्या बन जाएगा? बड़ा सिंपल है, क्या बनेगा? देखिए, यहां पर मान लिया जाए कि ए है जो ए है, ध्यान से समझिएगा, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं? बी मानते हैं, और SO4 को सी मान लेते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, ए प्लस बीसी हुआ कि नहीं हुआ? देखिए तो ए प्लस बीसी हुआ कि नहीं हुआ? ए प्लस बीसी हो गया ना। अब इसको हम लोग इस तरीके से कर देंगे, बी प्लस ए सी, तो बी वाला कहां है? सीयू है, तो सीयू हो गया, प्लस ए वाला कहां है? यहां है, तो Zn, और सी वाला कहां है? SO4 है, तो SO4। देखिए तो कितना आसानी से अभिक्रिया हो गया। यानी कि Zn प्लस CuSO4 जब अभिक्रिया करेगा तो Cu प्लस ZnSO4 बना देगा। बताइए कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत है क्या? अगर यहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर बताइए जल्दी जल्दी से। कोई दिक्कत? जिंक का अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ हो रहा है, SO4 क्या हुआ? सल्फेट हुआ ना। तो जिंक का अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट के साथ होता है तो क्या कॉपर अलग हो जाता है और उधर जाकर के जिंक सल्फेट बन जाता है। ये क्या हो गया जी? ये क्या हो गया? ZnSO4 को हम लोग कहते हैं जिंक सल्फेट। क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट। नाम याद रखिएगा, SO4 रहे तो सल्फेट कहते हैं। अच्छा, नाम लिखने के लिए बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा कि सर नाम कैसे लिखते हैं या फिर बोलते कैसे हैं। ZnSO4, FeSO4, CuSO4 लिखने के लिए नहीं आता होगा ना। अभी हम आपको जब द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा लेंगे ना, तो नाम किस तरीके से लिखा जाता है आपको हम बताएंगे, बहुत एकदम यूनिक तरीका बता देंगे, एकदम तुरंत याद हो जाएगा आप लोग को। केमिस्ट्री में नाम लिखना ना बस चुटकियों का खेल हो जाएगा, फिर देखिएगा तुरंत बताएंगे। तो बताइए आप लोग को क्या समझ में आ गया विस्थापन अभिक्रिया क्या है? देखिएगा जरा ध्यान से, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, जब कोई तत्व, जैसे ए कोई तत्व है, ठीक है ना, ए कोई तत्व है, दूसरे तत्व को, अगर बी कोई दूसरा तत्व है, उसके यौगिक के विलयन से, ये बी और सी क्या है जी? यौगिक है, दो तत्व यहां पर मिला हुआ है ना। तो जब तत्व जोड़ तत्व मिलता है तो क्या बनता है? आपको हम बताए थे, तत्व जोड़ तत्व मिलता है तो क्या बनता है? यौगिक बनता है, बताए थे ना। तो यहां पर देखिए बी और सी दोनों मिलकर के यौगिक बना हुआ है। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को, बी को, यौगिक के विलयन से, ये दोनों के अपना जो संगठन है, जो विलयन है, उससे अगर विस्थापित कर देता है और विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? तब उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी न किसी को विस्थापित कर रहा है, नाम से पता चल रहा है कि विस्थापित कर रहा है, इसलिए उसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहां पर आप लोग देखिए जरा ध्यान से, Fe प्लस CuSO4 है। अगर प्यारे बच्चों Fe प्लस CuSO4 में अभिक्रिया कराना है तो क्या होगा? सबसे पहला बात आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, Fe, चूंकि Fe जो है यानी कि लोहा जो है, आयरन जो है, वह कॉपर से ज्यादा विक्रियाशील है। तांबा से ज्यादा विक्रियाशील कौन है? लोहा। ध्यान रखिएगा, तो जो ज्यादा विक्रियाशील होगा वो कम विक्रियाशील वाले को हटा देगा।
जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील वाले को हटाएगा, यानी कि Fe किसको हटा देगा, Cu को हटा देगा, और Fe जो है वो Cu के जगह पर चला जाएगा और Cu जो है वो Fe के जगह पर चला आएगा, इस तरीके से। तो देखिए FeSO4 यानी कि Cu है, पहले क्या था CuSO4, अब क्या हो गया FeSO4, यानी कि यहां पर Fe जो है ना वो Cu को हटा दिया और उसका स्थान खुद ले लिया, और प्लस में Cu क्या हो गया, अलग हो गया, अलग यानी कि विस्थापित हो गया। ठीक है, Cu क्या हो गया, अलग हो गया यानी कि विस्थापित हो गया। समझ में आया, Cu क्या हो गया, विस्थापित हो गया। जरा ध्यान से देखिए, Cu क्या हो गया, विस्थापित हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कि अगर कोई भी एक तत्व विस्थापित हो जाए, जो ज्यादा अभिक्रियाशील रहेगा वो कम अभिक्रियाशील वाले को विस्थापित कर देगा। ठीक है ना, जो ज्यादा अभिक्रियाशील रहेगा वो कम अभिक्रियाशील वाले को ना विस्थापित कर देगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। Fe प्लस CuSO4 से बन गया FeSO4 प्लस में Cu, यानी कि Fe ज्यादा विक्रियाशील था तो कॉपर को विस्थापित कर दिया। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, Fe2O3 Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है ना, Fe2O3 प्लस 2Al। अब कहिएगा कि सर ये तो गड़बड़ा गया मामला, कैसे गड़बड़ा गया, Fe2O3 प्लस 2Al। चलिए आप ही का बात मानते हैं, सेम टू सेम इसी चीज को हम यहां पर लिखते हैं, Fe2O3 प्लस 2Al से क्या बन रहा है, ये क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस 2Fe, Al2O3 प्लस 2Fe। आप लोग कहिएगा कि सर आप तो बताए थे कि A प्लस BC से बनता है B प्लस AC, तब इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग यही नहीं सोचेंगे कि सर आप तो बताए थे कि A प्लस BC से बनता है B प्लस AC, तब कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहां पर तो उल्टा हो गया, यहां पर तो ये हो गया B, A हो गया C और प्लस में ये हो गया A, तब इससे क्या बन रहा है सर, इधर देख लीजिए। यानी कि सर आप तो बताए थे कि A प्लस BC से बनता है, लेकिन यहां पर तो BC प्लस A हो जाएगा। एक बात आप लोग बताइए, अगर हम लोग 2 जोड़ 5 कर दें या फिर 5 जोड़ 2 कर दें, दोनों में कोई अंतर होगा क्या? अगर हम लोग 2 जोड़ 5 कर दें या फिर 5 जोड़ 2 कर दें, अंतर होगा क्या? दोनों का तो जवाब कितना आएगा, 7 ही ना आएगा। वही चीज यहां पर है, A प्लस BC कर दें या फिर BC प्लस A कर दें, बात तो बराबर ही है ना, बात तो बराबर है, बस उल्टा हो गया है। BC इधर रहता और A इधर रहता, समझ गए ना, तो बस कहानी अपना खत्म हो जाता, लेकिन उल्टा कर दिए हैं। लेकिन सेम टू सेम वही चीज रहेगा, B प्लस AC। अगर यहां पर प्यारे बच्चों इधर उल्टा कर दिए हैं, A प्लस BC की जगह BC प्लस A कर दिए हैं, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC प्लस B हो जाएगा। अच्छा AC, A क्या है जी, Al है ना, तो Al2 हो गया। कभी भी 2Al यहां पर शुरुआत में मत लिखिएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इधर तो हम जब समीकरण को संतुलित किए तब ना 2 लगा दिए हैं, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा Al2, और क्या करा AC, C क्या है O3, तो Al2O3 हो गया। देख लीजिए ये क्या हो गया, AC हुआ कि नहीं हुआ, प्लस में, अब क्या है प्लस में AC प्लस में B क्या है Fe2, तो यहां पर Fe2 नहीं लिखाएगा बल्कि 2Fe हो जाएगा। बताइए समझ में आया, समझ में आया, कितना आसान विस्थापन विक्रिया है। एक को बस विस्थापित कर देता है, जो ज्यादा विक्रियाशील है वो कम को विस्थापित कर देता है। बताइए यह कितना सिंपल है बच्चों, आप लोग को एकदम तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा एक अभिक्रिया हम आपको देते हैं, जरा आप लोग बताइए तो, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। Cu प्लस ZnSO4 से क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, कुछ सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए फास्ट। कितने बच्चे सही बता पाते हैं, कितने बच्चे सही बता पाते हैं, जरा हम देखते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमारा जवाब सही है, तब ना जवाब दे रहे हैं। सबको लगता है कि हम जो बता रहे हैं वही सही है, सारे बच्चों को लगता है, जो गलत भी बताते हैं ना उनको भी लगता है कि हम जो बता रहे हैं वही सही है, बाकी सबका गलत है। प्यारे बच्चों देखिए जरा ध्यान से, कुछ देर पहले हम आपको क्या बताए थे,
कुछ देर पहले हम आपको क्या बताए थे? अच्छा, पहले इसका हम बात कर लेते हैं। ये जितने सारे भी बच्चे बता रहे हैं ना CuSO4, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है CuSO4 और प्लस में Zn, बहुत सारे बच्चों का ये जवाब आ रहा है। आपको हम बता दें कि ये जवाब बच्चों बिल्कुल गलत है। आप कहिएगा कैसे सर? हम कहेंगे कि यहां पर A है प्लस में, यहां पर B है, यहां पर C है, इससे क्या बन गया? इससे बन गया इससे क्या बन गया? CuSO4 प्लस में Zn, A प्लस BC से क्या बन जाएगा? BC AC प्लस B बन जाएगा ना, A और इधर C और प्लस में इधर B बन जाएगा। यही चीज न है? बताइए। कहेंगे कि सर आप ही तो ये फॉर्मूला बताए हैं, फिर गलत कैसे हो गया? ये फॉर्मूला आप ही ना बताए हैं सर कि A प्लस BC से B प्लस AC बन जाएगा, A प्लस BC से B प्लस AC बन जाएगा। ये फॉर्मूला आप ही तो बताए हैं सर, और हूबहू वही चीज तो बन रहा है, फिर गलत कैसे है? गलत है। हम बार बार क्या कह रहे हैं कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील को हटाएगा। यानी कि जरा देखिए ध्यान से क्या होगा। अगर हम यहां पर लिखते Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, तब क्या बनता प्यारे बच्चों? ZnSO4 प्लस में क्या बन जाता? प्लस में बन जाता Cu, ठीक है ना? ZnSO4 प्लस में Cu, क्योंकि Zn यानी कि जिंक जो है बच्चों वो कॉपर से ज्यादा विक्रियाशील है। जिंक ज्यादा ताकतवर है, जिंक ज्यादा विक्रियाशील है, तब वह कॉपर को हटा रहा है। जिंक ज्यादा ताकतवर है तब वह कॉपर को हटा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि कॉपर जिंक को हटा देगा, क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। समझ गए ना? कॉपर जो है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए इधर क्या लिखा जाएगा? इधर लिखा जाएगा कि यह अभिक्रिया संभव नहीं है। यह अभिक्रिया संभव नहीं है। यह अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अगर कोई कारण पूछ दे कि बताइए क्यों संभव नहीं है, तो आपको बताना है कि क्योंकि कॉपर कभी जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। समझ गए ना? क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर कभी जिंक को विस्थापित नहीं करेगा। जब करेगा तब जिंक है जो कॉपर को विस्थापित करेगा। ये वाला अभिक्रिया सही होगा, जिंक जो कॉपर को विस्थापित कर देगा, लेकिन कॉपर जिंक को विस्थापित कभी नहीं करेगा। ये बात आपको समझना होगा, और बहुत सारे बच्चे अब ये बात समझ गए होंगे। कितने बच्चे बात समझ गए? बहुत सारे बच्चे समझ गए ना? चलिए देखिए, हम यहां पर एग्जांपल भी दे दिए हैं। Zn प्लस CuSO4 अगर रहेगा, जरा ध्यान से देखिए, Zn प्लस CuSO4 अगर रहेगा तब ZnSO4 प्लस Cu बन जाएगा। लेकिन जब Cu प्लस ZnSO4 रहेगा ना, तो यह अभिक्रिया संभव नहीं है। हम स्पष्ट लिख दिए हैं कि यह अभिक्रिया संभव नहीं है। अच्छा, अब आगे देखिए, Pb प्लस CuCl2 क्या बन जाएगा? PbCl2 प्लस में Cu को विस्थापित कर देगा, यानी कि जो लेड है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि लेड ज्यादा विक्रियाशील है कॉपर से। सीसा कॉपर से ज्यादा विक्रियाशील है। समझ गए ना? सीसा लेड मतलब क्या होता है? सीसा, और उसका संकेत Pb, तो यानी कि Pb जो है वो Cu से ज्यादा विक्रियाशील है, लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा विक्रियाशील है, तो इसलिए Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस में Cu हो जाएगा। लास्ट वाला Cu प्लस AgNO3, तो क्या बन जाएगा? CuNO3 का द होल ट्वाइस प्लस में Ag, ठीक है ना? इस तरीके से प्यारे बच्चों अपना ढेर सारा एग्जांपल यहां पर देख लिए। और जरा देखिए ध्यान से, विस्थापन अभिक्रिया में और भी एग्जांपल है। अधिक क्रियाशील धातु, यानी कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, अगर बच्चों अम्ल के साथ वो अभिक्रिया करेगा तो अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देता है। जैसे मान लिया जाएगा, आप लोग को तो इतना पता है ना कि जो अम्ल होता है उसमें H प्लस आयन होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन होता है। अम्ल में हाइड्रोजन होता है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। कोई भी अम्ल आप लोग का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए इसमें भी हाइड्रोजन है। HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें भी अम्ल है। HNO3 लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल, देखिए इसमें भी हाइड्रोजन है। यानी कि हर एक अम्ल में ना हाइड्रोजन आयन होता ही है। समझ गए ना? जब अम्ल, क्षार और लवण पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि जब अम्ल, क्षार और लवण पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। समझ गए? यानी अम्ल पहचानने का एक सिंपल तरीका है, अगर हाइड्रोजन है तो अम्ल है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो अम्ल नहीं है। समझ गए ना?
और क्षार जो होता है वो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। यह जब अम्ल, क्षार और भस्म पढ़ाएंगे ना तो वहां पर हम आपको बताएंगे। अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और भस्म नहीं, समझ गए ना? लवण सॉरी क्षार और भस्म एक ही चीज होता है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल से हाइड्रोजन गैस को हटा देता है। जैसे Zn प्लस H2SO4, तो क्या बन जाएगा? Zn प्लस H2SO4, जरा देखिए ध्यान से, Zn प्लस H2SO4। H2SO4 क्या है अपना? सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है ना? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो और Zn क्या हो गया जी? जिंक हो गया, ठीक है ना? जिंक हो गया। यानी कि जब कोई धातु, कोई ज्यादा विक्रियाशील धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन को अलग कर देता है। तो जब ZnSO4 के साथ हम सल्फ्यूरिक अम्ल का विक्रिया करा दिए तो यह हाइड्रोजन को अलग करेगा, यानी कि क्या बना लेगा? ZnSO4 बना लेगा ना, प्लस H2, ZnSO4 बना लेगा और प्लस में हाइड्रोजन को अलग कर देगा, ठीक है ना? कहीं पर भी अगर कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना लेगा? हाइड्रोजन को अलग करेगा, ठीक है ना? जैसे देख लीजिए Fe प्लस HCl, Fe प्लस में HCl, देखिए Fe प्लस में बच्चों HCl क्या बन जाएगा? बताइए क्या बन जाएगा? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या बनेगा। जल्दी जल्दी से ना आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या बनेगा। फटाफट से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। Fe प्लस HCl रहेगा तो क्या बन जाएगा? अरे भाई FeCl2 प्लस में हाइड्रोजन को अलग कर देगा तो H2 हो जाएगा। देख लीजिए यहां पर 2HCl लग जाएगा, बस हो गया अपना संतुलित, अपना समीकरण संतुलित हो गया। कोई दिक्कत है क्या? देखिए हम सेम टू सेम लिख दिए, Fe प्लस HCl, FeCl2 प्लस में H2, यही चीज हो गया। यानी कि हर हाल में जब हम लोग अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? अलग कर देगा। विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया? कितने बच्चे को आया? एकदम ईमानदारी के साथ बताइए, विस्थापन अभिक्रिया कितने बच्चे को समझ में आया? बताइए एकदम ईमानदारी के साथ। विस्थापन अभिक्रिया कितने बच्चे को समझ में आया? हमें पूरा भरोसा है कि बहुत सारे बच्चे, अधिकांश बच्चे समझ गए होंगे। कितने बच्चे को समझ में आया? एकदम ईमानदारी के साथ बताइए। सबको समझ में आ गया? सबको विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया? वाह क्या बात है। विस्थापन अभिक्रिया जब समझ जाइएगा ना तो हम देखिए विस्थापन अभिक्रिया में पता है इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक विस्थापन नहीं समझिएगा ना किसी जन्म में आपको द्विव विस्थापन समझ में नहीं आएगा। जब तक विस्थापन अभिक्रिया नहीं समझिएगा तो 7 बार जन्म लेने के बाद भी ना द्विव विस्थापन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? 7 जन्म में तुझे विस्थापन अभिक्रिया ना समझ आएगा, ठीक है ना? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक समझ में आ गया? सारे बच्चे यस सर यस सर यस सर लिखिए अगर समझ में आ गया है तो। अगर नहीं आया है तो थोड़ा और दिमाग खोल करके यहां पर बैठिए। चैटिंग करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं कि चैटिंग कर रहे हैं। चैटिंग करने से कुछ होगा? चैटिंग करने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। एक चीज तो होगा, हाँ एक चीज होगा। क्या? तुम्हारा मार्क्स कम होगा, ठीक है ना? तुम्हारा मार्क्स कम होगा, तुम्हारा बुद्धि कम होगा, ठीक है ना? तुम्हारा भाव कम होगा, ठीक है? ये होगा और बाकी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो यहां तक आप लोग को समझना होगा, ठीक है ना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और अब हमारे सामने आ रहा है द्विव विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग उभय विस्थापन भी बोलते हैं। द्विव विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। उभय विस्थापन ध्यान से समझिएगा, द्विव विस्थापन या उभय विस्थापन, ठीक है ना? उभय मतलब होता है दोनों, ठीक है ना? उभय मतलब दो। तो द्विव विस्थापन या उभय विस्थापन, यहां पर क्या होगा? विस्थापन में एक एक को हटा रहा था, समझ गए ना? विस्थापन में हम लोग क्या देख रहे थे? A प्लस BC, तो यहां पर एक इसको हटा रहा था और ये इसके जगह पर आ जा रहा था। यानी कि A प्लस BC से क्या बन रहा था? B प्लस AC बन रहा था, यही ना बन रहा था? A प्लस BC से B प्लस AC बन रहा था। लेकिन यहां पर क्या होगा ना, जरा ध्यान से समझिए, AB प्लस CD से क्या बन जाएगा? AC नहीं, A प्लस AB प्लस CD से A है जो किसको हटा देगा? A है जो किसको हटा देगा जी? A है जो D को हटाएगा, B है जो C को, तो BC प्लस A हो जाएगा। BC प्लस में AD हो जाएगा, BC प्लस में AD। यानी कि बच्चों ये वाला और ये वाला, ये इसको हटाएगा, ये इसको हटाएगा,
ठीक है ना, बी है जो सी को हटाएगा और सी है जो बी को कहेगा कि भाई तो घूम जाओ, तुम हमारे जगह पर आ जाओ, हम तुम्हारे जगह पर आ जाते हैं। जैसे देखिए जरा ध्यान से, हम लोग पहले इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, समझाने के लिए तो हम आपको समझाएंगे ही, इस कदर समझाएंगे कि याद ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। देखिए जरा ध्यान से, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके, जब दो यौगिक यानी कि बी और सी और बी, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन या उभय विस्थापन कहते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं आया सर? आप लोग के मन में किस सवाल आएगा सर कुछ नहीं आया? फिर से समझाइए, जरा ध्यान से समझो, अभी तो ट्रेलर है। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके क्या करता है, अपने आयनों का अदला बदली कर लेता है, ठीक है ना, और आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जरा देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो पाएगा। ए बी प्लस सी डी से क्या बन गया, सी बी प्लस ए डी, यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग जरा ध्यान से देखिए, ये वाला यहां चल गया और ये वाला यहां चल गया, बाकी तो सब एक ही जगह पर है, ए है और डी है, दोनों मिल गया, और बी के जगह पर सी और सी के जगह पर बी आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस सी डी से क्या बन गया, ए डी, ए और डी के साथ मिल जाएगा, यानी कि जो सबसे शुरू वाला है वो सबसे अंतिम वाला के साथ मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिए एकदम ट्रिक, सबसे शुरू वाला सबसे अंतिम वाला के साथ मिलेगा, यानी कि ए डी बन गया और प्लस में बीच वाला इधर के साथ मिल जाएगा, बीसी हो गया, ए डी प्लस बीसी, यही तो है, समझ गए ना, एकदम द्विविस्थापन सबसे सिंपल है, द्विविस्थापन का फॉर्मूला ना सबसे सिंपल है, क्या फिर से हम बताते हैं, देखिए द्विविस्थापन रहेगा ए बी प्लस सी डी, तो क्या बना देना है, सबसे शुरू वाला सबसे अंतिम वाला के साथ मिला दो तो ए डी बन गया और प्लस में ये वाला के साथ मिल जाएगा, यानी कि बी सी बन गया, बस हो गया द्विविस्थापन। इसी को तो कहते हैं द्विविस्थापन, और कुछ थोड़े ना है। तो जरा ध्यान से समझिए, अब BaCl2 यानी कि Ba यहां पर A हो गया और Cl2 यहां पर B हो गया, A हो गया A और A हो गया B, ठीक है। अब देखिए Na2SO4, तो Na2C हो गया और SO4 क्या हो गया, D हो गया, ठीक है ना, तो BaCl2 प्लस Na2SO4, देखिए हम अलग कर देते हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, BaCl2 प्लस में क्या था, Na2SO4 से क्या बन जाएगा जरा बताइए, क्या बन जाएगा जरा बताइए। देखिए जरा ध्यान से, इसको हम लोग A मानते हैं, इसको हम लोग A मानते हैं, इसको हम लोग B मानते हैं, इसको हम लोग C मानते हैं और इसको हम लोग D मानते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया, ABCD मान लिए। अब जरा ध्यान से समझिए, हमें क्या करना है बच्चों, इधर फॉर्मूला अपना लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इधर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, AB, अगर ना समझ में आए ना तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, AB प्लस यहाँ BaCl2 प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन ना हो जाएगा जी, AB प्लस CD से क्या बन जाएगा, AB प्लस CD से क्या बन जाएगा, BC प्लस में AD बन जाएगा, BC प्लस में AD बनेगा। देखिए जरा ध्यान से, या फिर AD प्लस BC बन जाएगा, ये कुछ भी लिख सकते हैं, तो ऐसे कर देते हैं, जैसे आपको बताए हैं ना वैसे ही कर देते हैं, AD प्लस में BC बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, BaCl2 प्लस में Na2SO4, ठीक है, BaCl2 अब प्यारे बच्चों हम आपको क्या बताए थे, जो A है ना वो इससे जाकर के मिलेगा, यानी कि जो A है वो किससे मिल जाएगा, D से मिलेगा, यानी यहां पर क्या Ba है तो हम यहां पर Ba लिख दिए, किससे मिलेगा, लास्ट वाले D से मिलेगा, SO4 लिख दिए प्लस। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। A है जो D के साथ मिल गया, अब कौन, B और C मिल जाएगा, अब कौन मिलेगा, B और C मिलेगा, तो Na और Cl जब मिलता है ना तो NaCl बनता है, Na और Cl जब मिलता है तो क्या बनता है, NaCl मिलता है, सॉरी NaCl बनता है। अब हम इसको बस समीकरण को संतुलित कर देंगे, Na भी 2 है, Cl भी 2 है, यहां पर प्यारे बच्चों हम 2 लगा देंगे, बाकी SO4 2 है, Ba 1 है, बस हो गया। देख लीजिए समीकरण अपना पूरा हो गया, कितना आसान है, हार्ड लगा क्या, क्या आपको हार्ड लगा, थोड़ा सा भी हार्ड लगा तो बताइए, हार्ड लगा क्या?
जैसे एक देखिए, एक अलग एग्जांपल लेकर के हम आपको बताते हैं। तो ये हो गया पहला एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल हम आपको लेकर के बताते हैं। एग्जांपल है NaCl प्लस AgNO3 ये क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए फास्ट, जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए। NaCl प्लस AgNO3 कुछ नहीं अगर बुझाए ना तो हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला ऊपर में लिख लेंगे। अगर कुछ ना बुझाए तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे, AB प्लस CD से क्या बनेगा, AD प्लस BC, यही बनेगा ना। देखिए कुछ ना बुझाए तो हम लिख भी लेंगे A B C D, लिख लिए। अब किसको किसको मिला, अब A से मिलाना है बच्चों D को, और B को मिलाना है C से, समझ गए? तो देखिए NaNO3 क्या बन जाएगा, NaNO3 प्लस में क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है, लेकिन अच्छा दिखने के लिए, समझ गए ना, ऐसे भी सही है लेकिन अच्छा दिखने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले इसको लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि AgCl ये अवक्षेप के रूप में बनेगा प्लस में NaNO3, ठीक है ना। देख लीजिए अपना बन गया कि नहीं बन गया। हालांकि वो वैसे पहले वाला भी लिखते ना तो बिल्कुल सही था, कोई गलत नहीं था हमारा, कोई उसको गलत नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, समझ गए ना, तो इसलिए हम इसको लिख दिए। बताइए हार्ड है क्या, हार्ड है क्या? तो बस यही तो होता है द्विविस्थापन, यही होता है बच्चों द्विविस्थापन। ढेर सारा एग्जांपल है, आप लोग कोई भी एग्जांपल लेकर के देख लीजिए। तो द्विविस्थापन कितने बच्चे को समझ में आया? द्विविस्थापन कितने बच्चे को समझ में आया? चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, और हम एक एग्जांपल लेते हैं, ढेर सारा एग्जांपल हम आपको लेकर के दिखाएंगे। जैसे एग्जांपल है CuSO4 प्लस H2S। चलिए ये अब जल्दी से बना करके दिखाइए, आप लोग बना करके जल्दी जल्दी से दिखाइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। हाँ समझ में आ रहा है ना? विस्थापन अगर समझे होंगे बढ़िया से तब द्विव विस्थापन समझ में आ रहा होगा, अगर विस्थापन नहीं समझे होंगे तब द्विव विस्थापन समझ में नहीं आएगा। तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। आ रहा है? चलिए देखिए कैसे होगा। शुरू वाले को हम मिला देते हैं किसके साथ, लास्ट वाले के साथ, और इसको मिला देंगे हम लोग किसके साथ, इसके साथ, काम अपना हो जाएगा। यानी कि देखिए H2SO4 हम इधर लिख देते हैं, पहले इसको मिला देते हैं बीच वाले को, तो H2SO4 और प्लस में क्या बन जाएगा, CuS। चलिए पहले इसको ही मिला देते हैं, CuS प्लस में H2SO4 बन गया। CuS कॉपर सल्फेट प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा, H2SO4। हो गया कि नहीं हुआ, बताइए। कोई दिक्कत? ढेर सारा एग्जांपल है। अगर जहां पर भी आप लोग को ना A प्लस बी AB प्लस BC ये वाला फॉर्मूला दिखाई पड़े, जहां पर भी आप लोग को ना ये वाला कंसेप्ट दिखाई पड़े, तुरंत आपको लगा देना है AB प्लस CD। जहां पर भी आप लोगों को ना ये वाला कंसेप्ट दिखाई पड़े, तुरंत आपको लगा देना है AD प्लस BC, तुरंत, थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, क्योंकि ये सही होगा, समझ गए ना, क्योंकि ये सही होगा, बाकी सब गलत होगा। ठीक है, तो बताइए समझ में आ गया, समझ में आ गया? देखिए अभी तक हम आपको एक बार फिर से रिपीट करके बताते हैं, एक बार फिर से हम बच्चों रिपीट करते हैं। सबसे पहला हम आपको बताए थे संयोजन, सबसे पहला हम आपको बताए थे संयोजन। संयोजन में क्या बताए थे, संयोजन में क्या बताए थे, A प्लस B से बन गया AB, ये हो गया बच्चों संयोजन। दूसरा हम आपको बताए थे वियोजन, दूसरा हम आपको बताए थे वियोजन। वियोजन क्या बताए थे, AB से बन गया A प्लस बी, AB से बन गया A प्लस बी। चलिए तीसरा हम आपको क्या बताए थे, तीसरा हम आपको क्या बताए, विस्थापन, जो फॉर्मूला बेस्ड है, समझ गए ना, विस्थापन। ऐसे तो हम आपको उष्माक्षेपी और उष्माशोषी बताए, लेकिन वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, बस उष्मा बाहर निकल रहा है तो उष्माक्षेपी, उष्मा अंदर जा रहा है तो उष्माशोषी। लेकिन विस्थापन, विस्थापन में क्या बताया हम, A प्लस BC से क्या बन जाएगा, B प्लस AC बन जाएगा।
बी प्लस AC बन जाएगा। और चौथा हम आपको क्या बताया, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन, द्विविस्थापन, या इसको बोलते हैं उभय विस्थापन, उभय विस्थापन। इसका फॉर्मूला क्या बताए, क्या बताए, AB प्लस सी डी से क्या बन जाएगा, AD प्लस BC। अभी तक हम आपको 4 कंप्लीट कराए हैं और चारों का फॉर्मूला यही है। और आपको हम बता देते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, ये चारों क्या है, VVI है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चारों VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा में अगर पूछेगा तो बहुत हद तक चांस है कि इसी चारों में से कोई पूछेगा, समझ गए। परीक्षा में अगर पूछता है तो बहुत हद तक चांस है कि इसी में से कोई ना कोई पूछेगा, समझ गए ना। परीक्षा में अगर पूछता है तो इसी में से कोई ना कोई पूछेगा, अन्यथा इसके बाहर नहीं पूछेगा। बताइए, समझ में आया? कितने बच्चे को समझ में आया, बोलिए, कितने बच्चे को समझ में आया, जल्दी से बताइए। सारे बच्चे को समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चे को समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए ध्यान से, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये छह अभिक्रिया में से किसी अभिक्रिया में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर, होना भी नहीं चाहिए दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। अब प्यारे बच्चों, हम आपको बताने वाले हैं कि नाम कैसे लिखते हैं। नाम कैसे लिखते हैं ना, जरा इस पर आप लोग गौर करिएगा। जैसे हम इधर लिख देते हैं Na2SO4, इसको पढ़ते हैं सोडियम सल्फेट। हम लिख देते हैं CaSO4, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट। हम लिख देते हैं ZnSO4, इसको पढ़ते हैं जिंक सल्फेट। कैसे पढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इधर वाला तो सब आप लोग को पता होगा। Na मतलब होता है सोडियम, K मतलब होता है पोटेशियम, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, Ca मतलब होता है कैल्शियम, Ba मतलब बेरिलियम, Zn मतलब जिंक और Fe मतलब आयरन। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संकेत हम आपको ऑलरेडी याद करवा चुके हैं, तो यहां तक में तो हमें नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होना चाहिए। क्या दिक्कत तो नहीं है ना? सबका संकेत आपको याद है, सबका परमाणु संख्या भी याद होगा, हमें पूरा भरोसा है। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, जल्दी से बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। देखते हैं ना, आप लोग कहते हैं कि सर हमें याद है, तो जब याद है तो फिर बताना पड़ेगा ना। बताइए, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है सर। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है। हम इधर लिख देते हैं परमाणु संख्या, सोडियम का 11 परमाणु संख्या, सोडियम का 11। पोटेशियम का बच्चों कितना होता है, बताइए फटाफट से। पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का बताइए। पोटेशियम का 19। लगता है कि सबका याद है। चलिए, सबका याद है तो हमें लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सबका याद है तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा, इसको सोडियम पढ़ते हैं, इसको पोटेशियम पढ़ते हैं, इसको मैग्नीशियम पढ़ते हैं, इसको कैल्शियम पढ़ते हैं, इसको बेरिलियम पढ़ते हैं, इसको जिंक पढ़ते हैं और इसको आयरन लोहा पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा। अब प्यारे बच्चों, आप लोग को यह चीज समझना है कि अगर SO4 लिखा हुआ रहे तो इसको हम लोग सल्फेट पढ़ते हैं। हम लिख दिए हैं, देखिए SO4 को हम लोग सल्फेट पढ़ते हैं। कहीं पर भी अगर आपको SO4 दिखाई पड़े ना, उसको क्या पढ़ते हैं, सल्फेट पढ़ते हैं। कहीं पर भी आपको SO4 दिखाई पड़े, उसको सल्फेट पढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे हम लिखते हैं Na प्लस में SO4, Na प्लस में SO4। अब यहां पर आप लोग को कंसेप्ट समझना है, SO4 पर हमेशा 2 माइनस होता है। SO4 पर ना हमेशा दो आयन क्या होता है, माइनस होता है। और Na पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। कैसे +1 हुआ आपको पता चला? यहां पर जो हम लिख दिए हैं कि Na 1 प्लस, कैसे 1 प्लस? प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, अगर हम Na का बात करते हैं तो Na का अलग अलग करेंगे ना, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 10, इसका 11 होता है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इधर। ठीक है, यानी कि ध्यान से जरा समझिएगा, पहली कक्षा में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यह जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है,
यह जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, ये जो आप लोग देख रहे हैं 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यही यहां पर आकर के ना एक प्लस हो जाता है। जैसे अगर हम बात कर लें पोटेशियम का के, तो के का परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है ना, तो 2 हो गया, 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, तीसरी कक्षा में भी 8 8 2 10 1 18 हो गया, बाकी बच गया 1। यानी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो के पर भी क्या हो जाएगा, के पर भी +1 हो जाएगा। समझ में आया? तो हम सेम यहां पर भी वही चीज लिखे हैं, Na पर 1 प्लस, के पर 1 प्लस, मैग्नीशियम के 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए यहां पर 2 प्लस, कैल्शियम के 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहां पर 2 प्लस, बेरिलियम के 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 प्लस, जिंक के 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 प्लस, फिर यहां पर आयरन के 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए आयनों का अदला बदली होता है, समझ गए ना, आयनों का यहां पर अदला बदली होता है, यानी कि SO4 पर जो 2 माइनस है ना, इसके पास चला आएगा, और इस पर जो 1 माइनस है ना, ये चला आएगा इसके पास। समझ गए? आयन का अदला बदली करते हैं जब हम लोग नाम लिखते हैं, तो क्या करते हैं, आयनों का अदला बदली। अच्छा, अब जब आयनों का अदला बदली करेंगे तो क्या होगा, देखिए नाम हमें लिखना है, Na इधर है SO4, ध्यान से समझिएगा, NaSO4, आयन का अदला बदली करेंगे, Na पर जो था ना अब आ जाएगा SO4 पर, अब किस पर आएगा, SO4 पर, और SO4 पर जो था अब आ जाएगा Na पर, तो Na पर तो 1 है तो SO4 पर 1, 1 को हम लोग लिखते नहीं है। SO4 पर 2 आयन माइनस है तो यहां पर प्यारे बच्चों Na पर 2 आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसका नाम देते हैं Na2SO4। देखिए Na प्लस SO4 मिलेगा तो Na2SO4 बनेगा, आयन का अदला बदली हो गया, Na2SO4 बनेगा। उसी तरीके से जब के यानी कि पोटेशियम जब सल्फेट के साथ मिलेगा तो पोटेशियम सल्फेट बनाएगा, तो पोटेशियम पर 1 आयन तो SO4 का SO4 रह जाएगा, और यहां पर सल्फेट, सल्फेट पर 2 आयन है तो यह पोटेशियम पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो पहले पोटेशियम पर 1 था, लेकिन अब इस सल्फेट वाला 2 को जुड़ गया तो पोटेशियम पर 2 आयन हो गया, और SO4 पर इधर वाला 1 हो जाएगा, तो पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। समझ में आया? क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। उसी तरीके से मैग्नीशियम जब इसके साथ जुड़ेगा तो देखिए मैग्नीशियम पर 2 आयन धनात्मक में है, मैग्नीशियम पर 2 आयन क्या है, धनात्मक में, Mg2 प्लस है ना, Mg2 प्लस है, और यहां पर क्या है SO4 2 माइनस, तो ये 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ MgSO4 बनेगा। देखिए MgSO4 बना कि नहीं बना, MgSO4 बना। Ca पर क्या है, Ca पर 2 प्लस है, यहां पर 2 माइनस है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CaSO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CaSO4 बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। समझ में आया? क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। उसके बाद Ba पर 2 प्लस, यहां पर 2 माइनस, यहां से माइनस, यह कैंसिल करेगा तो BaSO4 बनेगा, बेरियम सल्फेट जिसको बोलते हैं, बेरियम, बेरियम सल्फेट, यहां पर मा लग जाएगा, बेरियम सल्फेट। उसी तरीके से Zn+2 और यहां -2 खत्म, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट। यहां पर Fe2+, यहां पर SO4 2 माइनस, तो +2 आयन -2 आयन को खत्म कर देगा तो बन जाएगा FeSO4, FeSO4 आयरन सल्फेट। नाम लिखने के लिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। आज बोलते बोलते ना पेट दर्द दे रहा है हमारा, इतना ज्यादा आज बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आपको समझाना है ना, तो थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ रहा है। बोलिए, समझ में आया क्या? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर नहीं आया ना तो अब छोड़ दो, अब हमसे नहीं होगा। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो इस टॉपिक को ना जितना आज बताए हैं कम से कम उतना तो कंसेप्ट दिमाग में रख लो, बाकी कंसेप्ट कल हम बता देंगे, ठीक है ना। जितना आज बताए हैं कम से कम उतना कंसेप्ट अपने दिमाग में रख लो, बाकी कल बताएंगे। बोलते बोलते आज हालत खराब है हमारा, पकना पड़ रहा है लगातार 1 घंटा से, बीच में रेस्ट भी नहीं आज मिल रहा है। जब कभी वैसा टॉपिक पढ़ाते हैं तो बीच बीच में हमें रेस्ट मिल जाता है, लेकिन आज 1 घंटा से लगातार बोल रहे हैं। चलो आज रहने दो यहीं तक। तो आज प्यारे बच्चों आप लोग को हम क्या क्या पढ़ाए, आज क्या क्या पढ़ाए, मुख्य रूप से तो ये वाला पढ़ा दिया, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। इसके अलावा 2 और हम पढ़ाए, जिसमें पहला हम आपको पढ़ाए उष्मा शोषी, क्या पढ़ाए, उष्मा शोषी, और दूसरा क्या पढ़ाए, उष्मा क्षेपी, दूसरा उष्मा क्षेपी, यह भी पढ़ा है। तो उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी कंप्लीट हो गया ना यहां तक, बताइए। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी कंप्लीट हो गया ना। अब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अब कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं होना चाहिए, बताइए, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों
अब आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए, ठीक है ना। अब आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए। बताइए आपको यह क्लास कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। कमेंट करके आप लोग बताइए आज का यह क्लास आपको कैसा लगा। जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए, और लाइव चैट में नहीं, कमेंट में जाकर के कमेंट करिए कि आज का यह क्लास कैसा लगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। सारे बच्चों का हम कमेंट पढ़ते हैं, जब क्लास खत्म होता है ना, हम सारे बच्चों का कमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि किन बच्चों का कमेंट आया है, कैसा कमेंट आया है, कहां डाउट हुआ है, कितना समझ आया है, हम सब कुछ पर नजर रखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कितना समझ में आया। सारे बच्चों को तो भरपूर समझ में आया होगा, क्योंकि इतना और इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता है केमिस्ट्री पढ़ाने का। समझ गए ना, जितना आसान तरीका से हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा आसान और तरीका हो ही नहीं सकता है केमिस्ट्री पढ़ाने का, कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो ये सबसे आसान तरीका है बच्चों, ठीक है ना। तो बताइए फटाफट से, यहां तक सबको समझ में आ गया है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है? अगर प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं है तो फिर क्या करें, क्लास को अब समाप्त करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि हम समझा ही दिए हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से एक बार कल रिपीट करेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। और अगले 1 से 2 क्लास में आपका यह चैप्टर समाप्त होने वाला है, ठीक है ना, आपका यह चैप्टर अब समाप्त होने वाला है। तो प्यारे बच्चों जाते जाते हम फिर से आपसे एक बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्चे अभी तक ना टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टॉपर बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दूसरा नंबर चैप्टर से यहीं पर पढ़ाई होगा, दूसरा नंबर चैप्टर से पढ़ाई यहीं पर होगा। तो जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं ना, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पहला नंबर चैप्टर आप यूट्यूब पर पढ़ लेंगे, दूसरा नंबर चैप्टर एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है तो आपको टॉपर बैच में आना ही होगा। तो बच्चों आप लोग टॉपर बैच में आइए, तब आकर के एकदम धमाल मचाइए, ठीक है, ठीक है ना। कमेंट करिए, ठीक है ना। तो सारे बच्चे, जो बच्चे अभी तक परचेज नहीं किया, हालांकि अधिकांश बच्चे परचेज कर लिए हैं, जल्दी से जो बच्चे नहीं किए हैं परचेज कर लीजिए। परचेज करने के लिए यहाँ पर 2 नंबर है, 8114532021, 9263991125, दोनों में से कोई भी नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में एकदम जबरदस्त तरीके से धमाल मचाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद,